फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 20वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अंश के वॉशरूम में जाने के बाद आरोही ने खुद से कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इस इंसान की संगत में पड़कर मैं भी पागलों जैसी हरकतें करने लगी हूँ। ये सोचकर वो सोफे पर जाकर बैठ गई और अंश के वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार करने लगी, ताकि वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो सके। थोड़ी देर बाद अंश फ्रेश होकर बाहर आया। उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, हमें कहीं और जाना भी है। उसकी बात सुनकर आरोही ने पूछा, कहाँ जाना है? मैं आज रूही को छोड़कर ऑफिस में ही जाऊंगी और ना ही आपके साथ कहीं भी जाऊंगी। अंश ने कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। मैंने नील से तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाए हैं, तुम तब तक फ्रेश हो जाओ। उसकी बात सुनकर आरोही ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वॉशरूम में चली गई, क्योंकि वो अंश से बहस नहीं करना चाहती थी। उसे पता था अंश गुस्से में क्या क्या कर सकता है। वो चुपचाप वॉशरूम में चली गई। वहीं अंश रूही के पास गया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, आज मेरे लिए खास दिन है। आज मैं जो कुछ करने वाला हूँ उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। आपके साथ और आपकी मम्मा के साथ मेरा रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आज के बाद मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, आपकी मम्मा भी नहीं। अंश अभी रूही से बात कर ही रहा था, तभी रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। अंश ने जल्दी से जाकर डोर ओपन किया तो उसके सामने नील हाथ में एक बैग लेकर खड़ा था। अंशु को देखकर नील ने कहा, लीजिए सर, आपने जो लाने को कहा था वो सब इस बैग में है। इतना कहकर उसने एक बैग अंश की तरफ बढ़ाया तो अंश ने उसके हाथ से वो बैग ले लिया। फिर नील वहाँ से चला गया। उसने बैग को बेड पर रखा और तैयार होने चला गया। उसने वार्डरोब से अपने लिए एक न्यू सूट निकाला और उसे पहन लिया, जो वाइट कलर की शर्ट और ब्लू कोट और ब्लू पैंट था। कपड़े पहनकर अंश मिरर के सामने गया और खुद को देखने लगा। वो आज बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने नील के लाए हुए बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और अपने पॉकेट में डाल लिया और फिर उस बैग को लेकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया और वॉशरूम का डोर नॉक करने लगा। तो आरोही ने हल्का सा डोर ओपन करके पूछा, क्या हुआ? यह सुनकर अंश ने उस बैग को आरोही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, इन्हें पहनकर जल्दी बाहर आ जाओ। मैं नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और हाँ, आकाश अभी रूम में आकर रूही को चेक करेगा। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसके हाथ से वो बैग ले लिया तो अंश वहाँ से नीचे चला गया। कुछ देर बाद आरोही ब्लाउज और स्कर्ट पहनकर बाहर आई, क्योंकि अंश ने उसे एक साड़ी दी थी जिसे वो वॉशरूम में नहीं पहन सकती थी। बाहर आकर उसने साड़ी पहनी और अपने बालों का जूड़ा बना लिया। उसने अपने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर अंश आरोही को कहाँ लेकर जा रहा है, अब आगे क्या करने वाला है अंश, जानने के लिए स्टोरी में बने रहना। और फिर रूही के पास चली गई। उसने रूही को देखा और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोली, आपकी मम्मा जल्द ही आ जाएंगी बच्चा, तब तक आशी मासी आपके पास ही रहेगी। मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे आपके पापा के गुस्से से डर लगता है।
अगर मैंने जाने से मना किया तो आप जानती हो ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से यहाँ कोई तमाशा हो, क्योंकि यहाँ अंकल आंटी हैं। मेरी वजह से पहले ही अंकल और अंश के बीच झगड़ा हो चुका है। अब मैं नहीं चाहती कि फिर से मेरी वजह से उनके बीच झगड़ा हो। इतना कहकर वो रूही के सिर सहलाकर रूम से बाहर निकल गई। जब वो सीढ़ियों से नीचे आई तो अंश उसे देखता ही रह गया। आरोही उस ब्लू कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरोही जाकर आशिक के बगल में खड़ी हो गई। अंश अब भी आरोही को ही देख रहा था। अंश को आरोही को इस तरह से देखते हुए देखकर आकाश ने कहा, आरोही आज बहुत खूबसूरत लग रही है ना। अंश ने अपने में ही खोए हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी उसे एकदम से अपनी गलती रियलाइज हुई तो उसने आकाश को घूरते हुए कहा, चलो एक बार चलकर रूही को चेक कर लो। उसकी बात सुनकर आकाश ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अंश अपने रूम की तरफ जाने लगा। आकाश भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। आरोही और आशी भी उन दोनों के पीछे जाने लगी। तभी आशी ने आरोही की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों एक जैसे कलर के कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? आरोही ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हारे भाई ने मुझे ये कपड़े दिए हैं। मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, इसलिए मैंने चुपचाप कपड़े पहन दिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। वो दोनों बातें करते हुए रूम के अंदर चली गई। वहीं आकाश ने रूही को चेक किया और अंश की तरफ देखते हुए बोला, अब रूही बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 दिन उसे कभी भी तेज बुखार आ सकता है। रूही के उठने के बाद उसे ज़्यादा मस्ती नहीं करने देनी है, ताकि उसकी बॉडी ज़्यादा ना थके। उसकी बात सुनकर अंश ने पूछा, क्या तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना है? आकाश ने कहा, नहीं अभी तो नहीं जाना। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अंश ने कहा, मुझे आरोही को लेकर बाहर जाना है, हमें 2 घंटे का काम है। तब तक तुम आशी के साथ घर पर रहकर रूही का ख्याल रखना। उसकी बात सुनकर आकाश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर सब रूम से बाहर आकर नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ गए। वहीं आरोही को इतनी सुबह आशी के घर पर देखकर शालिनी जी और निशांत जी ने आरोही की तरफ देखकर पूछा, बेटा तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे? तभी आशी ने कहा, मम्मा पापा, कल रात रूही को तेज बुखार आ गया था, इसलिए भाई और आकाश इन दोनों को रात को यहाँ लेकर आ गए थे। जब शालिनी जी और निशांत जी ने ये बात सुनी कि रूही की तबीयत ठीक नहीं है तो दोनों ने एक साथ पूछा, अब रूही कैसी है? आकाश ने कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर अंश ने क्या प्लानिंग की है? वो आरोही को इतनी जल्दी में कहाँ लेकर जा रहा है? जानने के लिए स्टोरी में आगे तक बने रहना। रूही को वायरल फीवर है, लेकिन अभी वो ठीक है और अभी सो रही है। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने हाँ में अपना सिर हिलाया और चुपचाप नाश्ता करने लगे। सबने अपना नाश्ता किया। तभी अंश ने सबकी तरफ देखकर कहा, मैं आरोही को लेकर बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तब तक आप सब रूही का ध्यान रखना। इतना कहकर उसने किसी का जवाब भी नहीं सुना और आरोही का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने आरोही को कार में बैठाया और ड्राइवर से लाइफ केयर हॉस्पिटल चलने को कहा। उसकी बात सुनकर आरोही कन्फ्यूजन से अंश की तरफ देखने लगी। उसे ऐसे कंफ्यूज होते देखकर अंश ने कहा, तुम्हें वहाँ चलकर सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद उनकी कार लाइफ केयर हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अंश
कार से बाहर आया और उसने आरोही को बाहर आने में मदद की। फिर वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले गए। हॉस्पिटल के अंदर जाकर वो लिफ्ट में गए। अंश ने लिफ्ट का बटन दबाया तो लिफ्ट का डोर ओपन हुआ। वो दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। अंश ने 6 फ्लोर का बटन दबाया तो कुछ देर बाद उनकी लिफ्ट 6 फ्लोर पर जाकर रुकी। लिफ्ट से बाहर आकर अंश ने आरोही का हाथ पकड़ा और वीआईपी वार्ड की तरफ चला गया। वार्ड के अंदर जाकर अंश ने बेड पर सो रहे इंसान के पैर छुए और नमस्ते कहा। वहीं आरोही को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंश उसे हॉस्पिटल लेकर क्यों आया है। लेकिन जब अंश उसे उसके पापा के वार्ड में लेकर आया तो आरोही ने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, पापा। दरअसल अंश आरोही को मोहन जी के पास लेकर आया था जो इस वक्त सो रहे थे। आरोही की आवाज़ सुनकर मोहन जी ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो आरोही को अपने सामने देखकर वो खुश हो गए। तभी उनकी नज़र आरोही के बगल में खड़े अंशु पर गई। अंशु को देखकर वो कन्फ्यूजन से आरोही की तरफ देखने लगे तो आरोही ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंश समझ गया था कि वो क्या पूछना चाहते हैं। उसने मोहन जी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, नमस्ते अंकल। आप मुझे नहीं जानते लेकिन आपकी बेटी मुझे जानती है, वो भी 3 सालों से। वो अलग बात है कि हम अभी कुछ दिनों पहले ही मिले हैं। इससे पहले हम मुंबई में मिले थे, वो भी 3 साल पहले। मैं आपकी बेटी से 3 साल पहले मुंबई में मिला था, आपकी बेटी की दोस्त आशी रायज़ादा के घर पर। और आशी की शादी के एक दिन पहले उसकी बात सुनकर मोहन जी को वो दिन याद आ गया। वो दिन याद आते ही वो आरोही को देखकर डरने लगी, क्योंकि 3 साल पहले आरोही के साथ जो हुआ था उस वजह से उन्होंने आरोही को उससे बाहर लाने के लिए क्या कुछ किया था, ये बस वही जानते थे। वही अंश उनके दिल का हाल समझ गया था। उसने कहा, अंकल, मेरा नाम अंश रायज़ादा है। मैं आशी का बड़ा भाई और रायज़ादा कॉरपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। और ये भी सच है, मैं रूही का बायोलॉजिकल फादर हूँ। ये सुनकर मोहन जी आरोही की तरफ देखने लगी। उन्होंने आरोही की तरफ देखकर लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, ये जो बोल रहा है वो सच है। दरअसल आरोही ने आज तक अपने पापा को नहीं बताया था कि 3 साल पहले उसके साथ वो सब किसने किया था। और मोहन जी ने कभी पूछने की हिम्मत भी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो आरोही से सच जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर अंश मोहन जी को सच क्यों बता रहा है, क्या करने वाला है अंश? सच जानकर मोहन जी क्या करेंगे, जानने के लिए बने रहना। तो आरोही के दिल का जख्म फिर से ताज़ा हो जाएगा। मोहन जी की बात सुनकर आरोही ने पहले तो कुछ नहीं कहा और फिर हाँ मैं अपना सिर हिलाया तो मोहन जी गुस्से से अंशु को देखने लगे। उन्हें गुस्सा होते देखकर अंशु ने साइड में रखी चेयर खींची और मोहन जी के बेड के पास जाकर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, अंकल, मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी उस दिन आरोही के साथ किया था वो बहुत गलत था। मैं सोच भी नहीं सकता मेरी उस गलती के बाद आपने और आरोही ने क्या कुछ सहा होगा। लेकिन फिर भी आरोही ने मेरे बच्चे को जन्म दिया, तब आपने उसका पूरी तरह से साथ दिया। आपने आरोही से ये नहीं कहा कि वो उस बच्चे को गिरा दे, ये जानते हुए भी कि बिना शादी के एक बच्चे को जन्म देने के बाद दुनिया वाले उस लड़की को और उसकी फैमिली को क्या क्या कहते हैं। इसके लिए मैं आपका जितना थैंक्स कहूँ वो कम है। लेकिन फिर भी मैं आपके हाथ जोड़कर
थैंक्स कहना चाहता हूँ और साथ में आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से आप लोगों ने जो कुछ सहा है, मैं जानता हूँ। मैंने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। इस वक्त अंश की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो हादसा हुए 3 साल हो चुके थे। अब इस बात को कुरेद कर तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ये मोहन जी अच्छे से जानते थे। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अब भी बीमार थे। तभी अंश ने कहा, आपकी बेटी से मैं अभी इसी वक्त आपके सामने शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता आरोही और मेरी बेटी कुछ भी सहे। मैं इन दोनों को हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो मेरी वजह से आरोही ने खोई है। मैं आपका आशीर्वाद लेकर आरोही से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर आरोही और मोहन जी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। तभी आरोही ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? शादी? वो भी आज? ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर अर्श ने कहा, सब कुछ हो सकता है। मैं बस अंकल की परमिशन लेना चाहता हूँ। मेरे इस फैमिली के फैसले के बारे में वो क्या सोचते हैं। उसकी बात सुनकर मोहन जी ने अपने मन में कहा, इस वक्त मैं बेड पर हूँ, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आरोही और रूही का मेरे जाने के बाद कोई तो होना चाहिए। फिर उन्होंने अंश की तरफ देखकर कहा, ये क्यों नहीं उन दोनों का सहारा बन सकता? वैसे भी ये रूही का बायोलॉजिकल फादर है। रूही को अपने पापा का प्यार और फैमिली का प्यार भी मिलेगा। लेकिन क्या अंश की फैमिली वाले आरोही को एक्सेप्ट करेंगे? ये सब सोचकर मोहन जी परेशान हो रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाया। ये देखकर आरोही एकदम हैरान हो गई थी। वो अपने पापा से कुछ कहने वाली थी। तभी अंश ने अपनी चेयर से उठा और मोहन जी के पैर छूते हुए बोला, थैंक यू सो मच अंकल। मैं जानता था आप मान जाओगे। इतना कहकर उसने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर उसे ओपन किया और उसमें से मंगलसूत्र निकालकर उसने आरोही के गले में बांध दिया। वहीं आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। वो तो बुत बनकर एक जगह खड़ी होकर अंश की तरफ देख रही थी। वहीं अंश अच्छे से जानता था, अगर उसने आरोही के गले में जल्दी से मंगलसूत्र नहीं बांधा तो आरोही शादी करने से मना कर देगी। उसे ये भी पता था आरोही के मना करते ही मोहन जी भी मना कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आरोही क्या करेगी? क्या वो इस शादी को एक्सेप्ट करेगी? क्या वो अंश के साथ रहेगी? जानने के लिए बने रहना। इसलिए आरोही मना करती उससे पहले ही उसने आरोही के गले में मंगलसूत्र बांध दिया ताकि आरोही को मना करने का मौका ही ना मिले। तभी आरोही ने मोहन जी की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ पापा? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? उसकी बात सुनकर मोहन जी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, ये खुशी के आंसू है बेटा। मुझे डर लग रहा था कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर उन्होंने अंश की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार देख रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें संभालने के लिए अब अंश है। मोहन जी की बात सुनकर आरोही ने कहा, आपको कुछ नहीं होगा पापा, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। इतना कहकर आरोही रोने लगी। उसे रोते देखकर अंश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मोहन जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। आज मैंने आरोही को
आपके सामने मंगलसूत्र पहनाकर अपनी पत्नी बनाया है, लेकिन फिर भी मैं आरोही को पूरी दुनिया के सामने अपनाना चाहता हूँ, वो भी आपकी मौजूदगी में। इसलिए आपको ठीक होना होगा। इस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। यहाँ का स्टाफ आपका अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके बता देना। अगर मैं नहीं मिला तो आशिक के हस्बैंड आकाश इस हॉस्पिटल के ओनर हैं, किसी से कहकर आप उसे बुलवा लेना। फिर उसने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाला और मोहन जी को देते हुए बोला, ये मेरा कार्ड है, इसे आप अपने पास रखना। इसमें मेरा पर्सनल नंबर है, ज़रूरत पड़ने पर आप मुझे कॉल करना। उस कार्ड को मोहन जी कन्फ्यूजन से देख रहे थे, क्योंकि वो कार्ड कोई आम कार्ड की तरह नहीं था। वो कार्ड पूरा गोल्डन से बना हुआ था। उन्हें इस तरह कंफ्यूज होते देखते हुए देखकर अर्श समझ गया कि वो उस कार्ड के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने उस कार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गोल्डन कार्ड है। इस कार्ड को आप किसी को भी दिखाकर ये कह सकते हो कि आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। अगर ये कार्ड दिखाने के बाद भी आपको कोई कुछ करेगा तो वो इंसान डायरेक्ट अंश रायज़ादा से दुश्मनी मोल लेगा, जो उसके लिए अच्छा बिल्कुल साबित नहीं होगा। मैं सिर्फ अपने एकदम खास लोगों को ही ये कार्ड देता हूँ, जो अभी तक मेरे फैमिली मेम्बर और कुछ फ्रेंड्स के अलावा आपके पास है। उसकी बात सुनकर मोहन जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी अंश ने कहा, अब हम चलते हैं, घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हमने अभी तक उन्हें ये नहीं बताया है कि आज हम शादी करने वाले हैं। मुझे घर जाकर मॉम डैड को भी समझाना होगा। उसकी बात सुनकर मोहन जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अंश ने उनके पैर छुए और आरोही का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या कनक विक्रम के प्यार को समझ पाएगी? वो विक्रम से कब अपने प्यार का इजहार करेगी? जानने के लिए स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। तभी आरोही ने मोहन जी की तरफ देखकर कहा, पापा आप अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगी। इतना कहकर वो अंश के साथ वार्ड से बाहर चली गई और फिर वो दोनों कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट में आकर अंश ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और आरोही की तरफ देखने लगा। आरोही उसे ही गुस्से से घूर रही थी। उसे ऐसे देखकर अंश ने अपने मन में कहा, अंश अब तुम्हारे ऊपर बम गिरने वाला है, चुपचाप झेल लो। ये चिल्लाए तो सुन लो, अगर थप्पड़ मारे तो वो भी खा लो, लेकिन कुछ मत कहो, क्योंकि आज तुम्हारी शादी हुई और आज ही तुम्हारा डाइवोर्स भी हो जाए। फिर उसने एक फेक स्माइल के साथ आरोही की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उसका सवाल सुनकर आरोही ने पूछा, आपको क्या लगता है मैं गुस्से में क्यों हूँ? ये सुनकर अंश ने कहा, मुझे क्या पता, आजकल तुम अचानक हिरनी से शेरनी बन जाती हो और फिर मुझ जैसे मासूम इंसान पर टूट पड़ती हो। मैं बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है? उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से में पूछा, कौन सी कहावत जो मैंने नहीं सुनी है? आप मुझे बताना चाहोगे तो मैं सुन लूँगी। उसकी बात सुनकर अंश ने उससे अपने करीब खींचते हुए कहा, यहीं कि आज तक बीवी के सामने किसी आदमी की नहीं चली है जो आज मेरी चलेगी, चाहे वो बाहर कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन ही जाता है, वही हाल मेरा है। इतना कहकर अंश मासूम सा फेस बनाकर आरोही की तरफ देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से में कहा,
ये बताना चाहोगे किस बेवकूफ़ ने ऐसा कहा है? वो कोई पागल इंसान ही होगा जो आप जैसे को मासूम कह रहा है। पूरी दुनिया जानती है, भले ही दुनिया के लोगों ने आपका चेहरा नहीं देखा है, लेकिन फिर भी दुनिया वाले जानते हैं कि अंश रायज़ादा कितना क्रूर इंसान है। और रही बात डरने की, तो मैं आपको नहीं, आप मुझे डराते हो। फिर उसने अंश की आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन बड़ी बड़ी नीली आंखों में आप कितना गुस्सा लेकर घूमते हो। जब मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे गले में मंगलसूत्र बांधने की। और तो और आपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें बिना बताए आपने मुझसे शादी कर ली, तो कितना गुस्सा करेंगे। ये सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या आरोही अंश को माफ़ करके उसके साथ आगे बढ़ेगी? अंश की इस हरकत पर निशांत जी क्या करेंगे, जानने के लिए बने रहना। आपको क्या पड़ी है किसी की? आप कहाँ किसी की सुनते हो? आरोही की बात सुनकर अंश ने कहा, मैं दूसरों की बात सुनता हूँ या ना सुनता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा जान। तुम एक बार बोल कर तो देखो। इतना कहकर अंश ने आरोही के होठों पर अपने होठ रख कर उसे किस करने लगा। ये देखकर आरोही हैरानी से अंश की तरफ देखने लगी। जब अंश ने देखा कि आरोही हैरानी से उसे ऐसे देख रही है, तो उसने अपने हाथ आरोही की आंखों पर रख दिए और उसे और डीपली किस करने लगा। कुछ देर बाद भी जब अंश ने आरोही को नहीं छोड़ा, तो आरोही को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिससे आरोही अंश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी। ये महसूस करते ही अंश ने आरोही को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आरोही लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी अंश ने कहा, पता है आज तुम्हें अपना बनाकर मैं कितना खुश हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरी जान। प्लीज़ तुम मुझसे नाराज मत होना। आज हमारी शादी की पहली रात है। ये सुनकर आरोही के गाल एकदम लाल हो गए। उसे ऐसे शर्माते देखकर अंश को उसे छेड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसने आरोही के गाल को सहलाते हुए कहा, वैसे मैं नहीं चाहता कि हमारी आज की रात लड़ते हुए खराब हो जाए, इसलिए प्लीज़ तुम अपनी नाराज़गी भूल जाओ। अंश अभी यही सब कह रहा था, तभी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ। आरोही ने जब देखा कि लिफ्ट का डोर ओपन हो गया है, तो उसने अंशु को खुद से दूर करते हुए कहा, बेशर्म इंसान, कहीं भी शुरू हो जाते हो, जगह भी नहीं देखते। अभी हम कहाँ खड़े हैं पता है आपको? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, मैं कहाँ से बेशर्म इंसान हूँ? अगर बीवी के साथ रोमांस करना बेशर्मी है, तो मैं ये बेशर्मी रोज करने को तैयार हूँ। इतना कहकर उसने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल से बाहर आकर कार में बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। इधर कनक के घर पर कनक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसके फ्लैट की डोरबेल बजी, जिसे सुनकर कनक ने खुद से कहा, सुबह सुबह कौन आया है मेरे घर पर? मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। शायद घर साफ करने वाली मेड आई होगी। कल राखी थी और मैं मुंबई चली गई थी, इसलिए शायद आज जल्दी आ गई। ये सोचकर वो डोर ओपन करने गई। उसने डोर ओपन किया तो सामने खड़े इंसान को देखकर वो हैरान हो गई। उसके सामने कोई और नहीं, विक्रम खड़ा था। विक्रम को देखकर कनक ने पूछा, सर आप मेरे घर पर? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर विक्रम क्यों आया है
कनक के घर। क्या कनक विक्रम के जज्बात समझ पाएगी, जानने के लिए बने रहना, वो भी इतनी सुबह सुबह। उसका सवाल सुनकर विक्रम ने कहा, तुम मुझे अपने घर के अंदर आने के लिए नहीं कहोगी क्या? क्या डोर पर ही खड़ा रखकर मुझसे बात करने का इरादा है तुम्हारा? उसकी बात सुनकर कनक को याद आया कि उसने विक्रम को अंदर आने के लिए तो कहा ही नहीं। वो तो विक्रम को अपने घर देखकर इतनी हैरान हो गई थी। उसने खुद को संभाला और एक साइड खड़ी होकर विक्रम को अंदर आने का इशारा किया तो विक्रम अंदर सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने कनक की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? उसकी बात सुनकर कनक ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो विक्रम ने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? अब कनक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो विक्रम को सच बताए या नहीं, वो अभी यही सब सोच रही थी। तभी विक्रम ने कहा, बताओगी तुम्हारी फैमिली वाले कहाँ रहते हैं? कनक ने कहा, वो सब मुंबई में रहते हैं। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अच्छा। विक्रम कुछ और पूछता उससे पहले ही कनक ने कहा, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली गई। किचन में आकर वो कॉफ़ी बनाने लगी। उसने विक्रम के लिए कॉफ़ी बनाई और उसे मग में डालकर बाहर आ गई। फिर उसने कॉफ़ी के मग को विक्रम को देते हुए कहा, अभी आप इस वक्त ऑफिस जाने के बजाय मेरे घर पर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, कल तेज बारिश की वजह से हम डिनर पर नहीं जा पाए। हमारा डिनर कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रात को हम डिनर पर चले। अगर तुम आज रात को फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मैं बस यही पूछने यहाँ आया था। उसकी बात सुनकर कनक ने कहा, ये बात तो आप फ़ोन पर भी मुझसे पूछ सकते थे ना, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? उसकी बात सुनकर विक्रम ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और सोफे से उठकर कनक के पास जाकर उसे अपने पास खींचते हुए बोला, हाँ मैं ये बात फ़ोन पर भी कर सकता था, लेकिन मेरा मन तुम्हें सुबह सुबह देखने का कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आ गया। इतना कहकर उसने झुककर कनक की गाल पर किस किया, जिसे देखकर कनक ने कहा, आप क्या कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती किसी भी लड़की के पास जाकर उसे किस करते हुए? ये सुनकर विक्रम ने कनक का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखते हुए बोला, सुन रही हो मेरी धड़कनें? इस वक्त मेरा दिल बहुत स्पीड से धड़क रहा है। तुम्हें पता है ये क्यों इतनी स्पीड से धड़क रहा है? उसकी बात सुनकर कनक ने ना में अपनी गर्दन हिलाई तो विक्रम ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि जो लड़की मेरे सामने खड़ी है वो मेरा प्यार और मेरी लाइफ है। किसी का दिल इतनी तेजी से तभी धड़कता है जब उसके सामने उसका प्यार हो। दिल जोर जोर से धड़क कर ये कहता है कि जब भी तुम अपने प्यार के करीब जाओगे तुम अपने कंट्रोल में नहीं रहोगे, वो कभी भी किसी भी वक्त फिसल सकता है। इतना कहकर विक्रम ने कनक को पीछे से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख कर किस करने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या विक्रम और कनक एक हो पाएंगे? जब इन दोनों के बारे में अमन को पता चलेगा तब वो क्या करेगा, जानने के लिए बने रहना। वहीं विक्रम की बात सुनकर कनक का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो भी विक्रम की किस में खोने लगी थी और उसका साथ देने लगी। विक्रम को किस करते हुए उसका हाथ विक्रम के बालों में चला गया और वो विक्रम के बालों को सहलाने लगी, जिसे देखकर विक्रम और भी एक्साइटेड होकर कनक को पीछे ले जाकर सोफे पर गिरा देता है। इस बीच उन दोनों ने
अपनी किस बिल्कुल भी ब्रेक नहीं की थी। विक्रम का हाथ इस वक्त कनक के कपड़ों के अंदर जाकर उसकी कमर सहला रहा था, जिसे महसूस करके कनक एकदम से होश में आई और विक्रम का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। यह महसूस करके विक्रम भी अपने होश में आया और कनक के ऊपर से उठ गया। उसने कनक को सॉरी कहा और फिर उसने कनक की तरफ देखा तो कनक के गाल शर्म से बिल्कुल लाल टमाटर हो चुके थे, जिन्हें देखकर विक्रम अपना कंट्रोल खो रहा था। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा हाथ तुम्हारे कपड़ों के अंदर चला गया। विक्रम जब ये कह रहा था तब कनक और भी ज्यादा शर्म से लाल हो रही थी। उसने शर्माते हुए कहा, कोई बात नहीं। रही बात डिनर की, तो आप मुझे टाइम और जगह सेंड कर देना, मैं आ जाऊंगी। अब मुझे ऑफिस में देर हो रही है। आपको भी ऑफिस जाना होगा ना, आपके ऑफिस में बहुत काम है। हम शाम को मिलते हैं, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर कनक गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसे ऐसे देखकर विक्रम को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो कनक की बात मानकर उसे बाय बोलकर दरवाजे के पास गया। उसके पीछे पीछे कनक भी जा रही थी। तभी विक्रम एकदम से पीछे मुड़ा और कनक के गाल पर किस करते हुए बोला, तुम शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा मन करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करूं। उसकी बात सुनकर कनक ने उसे बाहर धक्का दिया और जल्दी से डोर बंद कर दिया। उसे डोर बंद करते देखकर विक्रम ने खुद से कहा, कब तक तुम मुझसे दूर भागती रहोगी। मैं इतना तो जान गया हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो और बहुत जल्द तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। तुम खुद मुझसे कहोगी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यह सोचते हुए विक्रम वहां से चला गया। वहीं आरोही और हर्ष अब तक घर पहुंच गए थे। वो दोनों घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा आशी रूही और शौर्य को खाना खिला रही थी। शौर्य तो चुपचाप अपना खाना खा रहा था, लेकिन रूही अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। उसे ऐसे देखकर आशी ने चिढ़ते हुए कहा, देखो छोटी शैतान, चुपचाप खाना खा लो, मुझे परेशान मत करो। तुम्हारा वो सड़ा हुआ बाप है ना, उसे जाकर परेशान करना। तुम्हें उसे परेशान करने का नहीं होता है। उल्टा तुम्हारे पापा पर तो आजकल तुम्हें उमड़ उमड़ कर प्यार आ रहा है। छोटी शैतान, अभी भी तुम्हारा बुखार पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अभी तुम्हें मेडिसिन भी तो लेनी है। थोड़ा खाना खा लो प्लीज। उसकी बात सुनकर रूही आशी को घूर घूर कर देखने लगी। उसे ऐसे देखकर आशी ने कहा, मुझे पता है तुम उस खड़ूस इंसान की ही बेटी हो। वो भी ऐसे ही गुस्से में मुझे घूर घूर कर देखते हैं। जब मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरती तो तुम क्या ही चीज हो। उसकी बात सुनकर रूही, जो आशी के साथ नीचे फर्श पर बैठी थी, वो उठकर खड़ी हो गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। रूही अब आशी के साथ क्या करेगी, रूही से आशी खुद को बचा पाएगी, जानने के लिए बने रहना। और अपने नन्हे कदम से 2 स्टेप चलकर आशी के पास आकर उसके बाल पकड़कर खींचने लगी। उसे इसे देखकर आशी ने चिल्लाते हुए कहा, छोटी शैतान, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। तुम मेरी प्यारी भांजी हो ना, प्लीज मेरे बाल छोड़ दो। मेरी माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मेरे बाल। आज के बाद मैं तुम्हारे बाप को कुछ नहीं कहूँगी। अब तो छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। आशी इतना चिल्ला रही थी, लेकिन रूही उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो अपने दोनों हाथों से आशी के बाल पकड़कर खींच रही थी। उसे ऐसा करते देखकर आरोही ने अपने मन में कहा, ये कब से इतनी बड़ी
शैतान हो गई। फिर उसने अंश की तरफ देखा जो अपनी बेटी की हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। अंशु को देखकर आरोही ने अपने मन में कहा, मुझे भी सोच समझकर रूही के सामने इस इंसान के बारे में बात करनी होगी, नहीं तो। ये सोचकर वो आशी की जगह खुद को इमेजिन करने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मेरे बाल मत खींचो। उसकी आवाज़ सुनकर रूही, जो आशी के बाल छोड़कर आरोही की तरफ देखने लगी, वहीं आरोही के ऐसे चिल्लाने से अंश ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर आरोही अपने होश में आई और अपने बालों को चेक करने लगी। उसे ऐसा करते देखकर अंश ने पूछा, बताओगी तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों अपने बालों में ऐसे हाथ फेर रही हो? उसकी बात सुनकर आरोही ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि आते वक्त मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए, बस, और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर अंश उसे कन्फ्यूजन से देखने लगा। तभी उसे रूही की आवाज़ आई जो उसे पापा पापा कहकर बुला रही थी। रूही की आवाज़ सुनकर अंश के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं रूही को अपने बाल छोड़ते देखकर आशी ने अपने बालों को सहलाते हुए कहा, मैं भगवान के शुक्रगुजार हूँ जो आज बच गई इस अंश रायजादा के दूसरे वर्जन से, वरना आज ये शैतान मुझे गंजा करके ही छोड़ती। वहीं अंश रूही के पास गया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, क्या आप मासी से गुस्सा हो? उसकी बात सुनकर रूही हाँ में अपना सिर हिलाती है और आशी की तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर आशी ने कहा, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें गुस्सा करना ही है तो इन दोनों पर करो जो तुम्हारे मॉम डैड है। ये दोनों तुम्हें यहाँ छोड़कर घूमने गए थे और एक मैं हूँ जो तुम्हें प्यार से अपने पास बैठा कर खाना खिला रही थी, लेकिन तुम हो कि मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उसकी बात सुनकर अंश ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी बेटी को भड़काना बंद करो। फिर उसने रूही की तरफ देखा और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, परी, आपके मॉम डैड घूमने नहीं गए थे। पापा तो अपनी परी को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए गए थे, पता है आपको? उसकी बात सुनकर रूही ने ना में अपनी गर्दन हिलाई तो अंश ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जब आशी को आरोही और अंश की शादी के बारे में पता चलेगा तो वो कौन सा नया हंगामा करेगी, जानने के लिए स्टोरी में बने रहना। पापा ने आज वो काम किया है जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए पापा के पास रहोगी। पापा ने आज आपकी मम्मा से शादी कर ली है। उसके बाद रूही को तो कुछ समझ नहीं आई, लेकिन आशी जो सोफे पर बैठने जा रही थी वो एकदम धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गई। उसे देखकर आरोही उसके पास गई और उसे देखते हुए बोली, जोर से लगी क्या? आशी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और चिल्लाते हुए बोली, भाई, आपने अभी अभी क्या कहा रूही से? फिर उसने आरोही की तरफ देखकर पूछा, क्या भाई ने तुमसे शादी कर ली है? उसका सवाल सुनकर आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो आशी जोर जोर से अपने मॉम डैड को बुलाने लगी। मॉम, डैड, जल्दी बाहर आई। आपके लाडले बेटे ने आपको बिना बताए क्या कांड किया है? उसके ऐसे चिल्लाने से अपने रूम में बात कर रहे शालिनी जी और निशांत जी एक दूसरे को देखने लगे। तभी शालिनी जी ने निशांत जी की तरफ देखते हुए कहा, लीजिए, आपकी बेटी बवाल करने की तैयारी में है। इस लड़की को क्या हुआ है जो इसे गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? एक मिनट शांति से नहीं बैठती।
अच्छा हुआ जो आकाश ज्यादा घर पर नहीं रहता, वरना अब तक इस लड़की की हरकतों से बेचारा वो पागल हो जाता। मैंने तो सोचा था कि शादी हो जाने के बाद ये लड़की चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं गलत थी। ये लड़की तो शादी क्या, बच्चा होने के बाद भी चेंज नहीं हुई। इसे कोई नहीं सुधार सकता। शालिनी जी की बात सुनकर निशांत जी ने कहा, खबरदार, आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहा तो आप मेरी बेटी को छोड़कर अपने बेटे को देखिए, जो आजकल क्या कांड कर रहा है। उनकी बात सुनकर शालिनी जी ने गुस्से में कहा, आप हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो। आपकी बेटी जो करती है वो हमेशा सही रहता है, लेकिन मेरे बेटे की हर चीज़ में आपको गलती नज़र आती है। पहले हम बाहर जाकर देखते हैं आपकी बेटी इतनी क्यों चिल्ला रही है, फिर उसके बाद आप मुझसे लड़ लेना। इतना कहकर शालिनी जी रूम से बाहर निकल गई। वहीं उनके पीछे पीछे निशांत जी भी चले गए। उन दोनों को देखकर आरोही जमीन से उठने लगी, क्योंकि कुछ देर पहले जब आशी नीचे गिरी थी तब आरोही उसे संभालने के लिए उसके पास आई थी। तब से ही वो आशी के साथ नीचे बैठी थी, क्योंकि आशी अभी तक उठी नहीं थी। उसे उठते देखकर आशी ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम दोनों ने बिना बताए चुपचाप शादी कर ली। अब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ दूंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो, अब मैं डैड को कैसे भड़काती हूँ। मैं भी इसी अंश रायजादा की बहन हूँ। जब भाई हमसे ये बात छुपाकर तुमसे शादी कर सकते हैं, तो मैं क्यों अपने डैड से कहकर उन्हें डांट नहीं खिला सकती? वैसे भाई ने तुमसे शादी करते वक्त तो पूछा तो होगा ना? उसकी बात सुनकर आरोही ने ना में अपनी गर्दन हिलाई तो आशी ने कहा, चुपचाप इधर आकर बैठो और तमाशा देखो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। निशांत जी अंश और आरोही की शादी के बारे में जानकर अंश का क्या हाल करेंगे? क्या वो आशी के कहने पर अंश को डांट लगाएंगे? जानने के लिए स्टोरी में आगे तक बने रहना। उसकी बात सुनकर आरोही हैरानी से आशी की तरफ देखने लगी, तो आशी ने उसे देखकर आई विंग की। तभी वहां शालिनी जी निशांत जी आ गए। उन्हें आशी और आरोही जमीन पर बैठी हुई दिखाई दी। आशी को जमीन पर ऐसे बैठे देखकर शालिनी जी ने उसे डांटते हुए पूछा, ये क्या हरकत है आशी? मुझे पता है तुमने आरोही को जबरदस्ती अपने पास बैठा कर रखा है। क्या तुम भूल गई हो हमारा भी एक स्टेटस है? यहाँ इतने सारे सर्वेंट है, वो तुम्हें इस तरह जमीन पर बैठे देखेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कभी सोचा है तुमने? शालिनी जी की बात सुनकर आशी ने कहा, मोम, आप मेरा छोड़ी। जो कांड आपके बेटे ने किया है ना, जरा उसके बारे में अपने बेटे से पूछिए। उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने अंश की तरफ देखकर पूछा, ये आशी क्या कह रही है? तुमने क्या किया है? आशी किस बारे में बात कर रही है? उनकी बात सुनकर अंश ने एक गहरी सांस ली और कहा, मॉम, मैंने आरोही से शादी कर ली। ये बात आपकी बेटी को पता चल गई, इसलिए वो नौटंकी कर रही है और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर शालिनी जी हैरान हो गई। तभी निशांत जी ने अंश के पास जाकर कहा, तुमने आरोही से शादी कर ली, वो भी बिना किसी को बताए, और हमारे सामने आकर ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने आरोही की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हें पता था अंशु तुमसे शादी करने वाला है? आरोही ने ना में अपनी गर्दन हिलाई तो निशांत जी ने गुस्से में कहा, इसका मतलब है कि अंश ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुमसे शादी की है? उनकी बात पर आरोही ने कुछ नहीं कहा। उसे कोई जवाब ना देते देखकर निशांत जी समझ गए। उन्होंने गुस्से से
अंश की कॉलर पकड़ी और चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी मर्जी के बिना उससे शादी करने की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे बेटे हो। मेरे इतने कहने के बाद भी तुमने ऐसा ही किया। निशांत जी को ऐसे गुस्सा करते देखकर अंश ने अपनी कॉलर छुड़वाते हुए कहा, हाँ, मैंने आरोही से नहीं पूछा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं। मैंने उसकी मर्जी के बिना उससे शादी की। अगर मैं उससे पूछता तो वो मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती। और कल मैंने उसे जिस हालत में देखा था, उसके बाद मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। आप सोच भी नहीं सकते, कल मैंने आरोही और रूही को जिस हालत में देखा था, उसके बाद मुझ पर क्या गुजरी थी। इतना कहकर वो आरोही के पास गया और उसे जमीन से उठाकर निशांत जी के सामने लाकर बोला, कल रात को ये लड़की अकेली रोड पर बारिश में भीगकर इधर उधर सबसे मदद मांग रही थी। जब कोई इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो ये बीच रोड पर जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने आरोही की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुमने ये भी नहीं सोचा अगर मैं उस वक्त गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। हर बार ये लड़की अपनी जान जोखिम में डालती है, ये भी नहीं सोचती कि अगर इसे कुछ हो गया तो रूही और मेरा क्या होगा। कुछ दिन पहले भी जाकर उस चंदन से भिड़ गई थी। अगर मैं वक्त पर उस चंदन को गाड़ी से नहीं ठोकता तो वो इसे शूट कर देता। मैं नहीं चाहता कल से अगर रूही फिर से बीमार पड़ गई तो इसे अकेले सफ़र करना पड़े। रात को ये अकेली बीच रास्ते पर ना भटके, इसलिए मुझे इससे शादी करना ही सही लगा। अगर मैं इससे ये सारी बातें कहता तब भी ये शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती। इसलिए मुझे यही सही लगा कि अगर मुझे आरोही से शादी करनी है तो मैं उसके डैड से जाकर बात करूं और उन्हें शादी के लिए बनाऊं। इसलिए मैं आज सुबह आरोही को लेकर हॉस्पिटल चला गया था ताकि मैं उसके डैड से बात कर सकूं। वहां जाकर मैंने अंकल को सारी सच्चाई बताई और उनसे ये कहा कि मैं इसी वक्त उनके सामने आरोही से शादी करना चाहता हूँ। पहले तो वो गुस्सा हो गए, लेकिन फिर मैंने उनसे बात की तो वो मान गए। इसलिए मैंने आज उनके सामने आरोही के गले में मंगलसूत्र बांध दिया। अगर आपको ये गलत लगता है तो लगने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे ये शादी एक्सेप्ट करनी है करे, नहीं करनी है तो ना करे। सच तो यही है कि आरोही आज से मेरी वाइफ है और आज के बाद रूही और आरोही यही मेरे साथ रहेंगी। इतना कहकर वो रूही को लेकर रूम में चला गया। वहीं निशांत जी अंश को जाते हुए देख रहे थे। वो तो यही चाहते थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अंश अब गुस्से में क्या करेगा? क्या आरोही अंश की नाराजगी दूर कर पाएगी? जानने के लिए स्टोरी में आखिरी तक बने रहना कि अंश की शादी आरोही से हो जाए ताकि रूही हमेशा के लिए उनके पास आए। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि आरोही की मर्जी के बिना अंश उससे शादी करे। निशांत जी ने आरोही के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं मेरे बेटे की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो उसने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, लेकिन उसने वो सब इसलिए किया है क्योंकि वो तुम दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकता। बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस रिश्ते को तुम एक मौका दो। अंश को तुम दोनों के लिए अपना प्यार जाहिर करने का मौका दो। निशांत जी की बात सुनकर आरोही ने उनका हाथ नीचे करते हुए कहा, अंकल प्लीज़ आप हाथ मत जोड़िए। मैं पूरी कोशिश करूँगी
इस रिश्ते को निभाने की आप टेंशन मत लीजिए। उसकी बात सुनकर निशांत जी के फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, जाओ जाकर उस सड़े हुए इंसान का गुस्सा शांत करो। उसका गुस्सा बस बस तुम ही शांत करवा सकती हो। किसी और की तो बात वो सुनेगा नहीं, क्योंकि वो अंश रायज़ादा है। लेकिन तुम तो उसकी बीवी हो, उसे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। एक बात मेरी ज़रूर मानना बेटा। उनकी बात सुनकर आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी आशी ने उन दोनों के पास जाकर पूछा, वो बात क्या है पापा, मैं भी तो सुनूं। तो निशांत जी ने कहा, वो ये है बेटा कि अपने पति को कंट्रोल में रखना सीखो। उसके लिए चाहे तुम्हें चूमा चाटी ही क्यों ना करना पड़े, वो सब करो ताकि तुम्हारे पति तुम्हारी हर बात। निशांत जी की बात सुनकर आरोही हैरानी से उन्हें देखने लगी। वहीं आशी ने हंसते हुए कहा, आप दुनिया के पहले ऐसे ससुर होंगे जो अपनी बहू को ये बता रहे हैं कि पति को गुलाम कैसे बनाते हैं। इतना कहकर आशी हंसने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर निशांत जी ने कहा, तुमने सही कहा, मैं उसका ससुर होकर उसे ये सब सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आरोही पर पूरा भरोसा है। वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। और दूसरी बात, तुम्हारा भाई हमेशा सांप की तरह फन फैलाए रखता है। हमेशा किसी न किसी को डसने के लिए तैयार रहता है। उसके किसी को डसने के चक्कर में कहीं उसे ही कुछ ना हो जाए। अब वो अकेला तो है नहीं, अब आरोही और रूही उसकी लाइफ में शामिल हो चुकी है। अब उसे गुस्सा कम ही करना चाहिए, और वो तो तुम्हारा भाई करेगा नहीं। उसे शांत आरोही या रूही कर सकती है। समझी मेरी बात? उनकी बात सुनकर आशी ने उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा, यस बॉस, मैं आपकी बात समझ गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या निशांत जी के कहने पर आरोही अंश के रूम में जाएगी? अब क्या करेगा अंश? आगे जानने के लिए स्टोरी में बने रहना। मैं भी ध्यान रखूंगी मेरे पति मेरी हर बात सुने। वहीं शालिनी जी कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी। उन्होंने आशी को घूरते हुए कहा, उसे तो बख्श दो। पहले ही तुम्हारा पति तुम्हारे इशारे पर नाचता है, तुम्हारी हर नौटंकी सहता है। इससे आगे अब तुम उस बेचारे से क्या करवाना चाहती हो? शालिनी जी की बात सुनकर निशांत जी और आरोही जोर जोर से हंसने लगे। वहीं आशी मुंह बनाने लगी। तभी शालिनी जी ने आरोही की तरफ देखकर कहा, बेटा, अब तुम्हारी अंश से शादी हो गई है। अंश ने तुमसे कैसे भी शादी की, अब तुम उसकी वाइफ हो और इस घर की बहू हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कल तुम मंदिर जाकर माता का दर्शन करो। मंदिर से वापस आकर तुम अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेना। अब तुम जाकर अंशु को देखो और थोड़ा आराम करो। उनकी बात सुनकर आरोही ने हाँ कहा और अंश के रूम की तरफ जाने लगी। रूम के पास आकर वो चुपचाप खड़ी हो गई। उसने रूम को देखते हुए खुद से कहा, कल तक ये रूम मेरे लिए पराया था, इस पर मेरा कोई हक नहीं था। लेकिन आज इस रूम पर भी मेरा हक है, और इस रूम में रहने वाले इंसान पर भी। ये सब सोचकर आरोही ने एक गहरी सांस ली और रूम के अंदर चली गई। रूम में आकर उसने अंशु को देखा तो रूम में ना तो उसे अंशु दिखा और ना ही रूही। उन दोनों को रूम में ना देखकर आरोही इधर उधर देखने लगी। तभी उसे बालकनी में अंश दिखाई दिया, जो रूही को लेकर खड़ा था और वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ सोचकर आरोही बालकनी में अंश के पास जाकर खड़ी हो गई। अंशु को जब ये महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है तो उसने फोन कट कर दिया और एक नज़र आरोही को देखकर रूही से बोला, परी,
अपनी मम्मा से कहो मुझे अभी उससे कोई बात नहीं करनी। अगर वो मुझसे यहाँ झगड़ा करने आई है तो उनसे कहो बाद में आ जाए। अभी मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में आपकी मम्मा से कुछ ऐसा कहूँ जो आपकी मम्मा को अच्छा ना लगे। उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, मैं आपसे यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप अंकल से झगड़ा करना बंद कर दीजिए। अंकल का गुस्सा होना लाजमी है। आपने गलती ही ऐसे की है। पहले आपने उनसे बातें छुपाई और अब आपने मुझसे शादी कर ली और अपने घर में इस बारे में किसी को कुछ बताया भी नहीं। अब अचानक से आप यहाँ आकर उनसे कह रहे हो कि आपने मुझसे शादी कर ली है। ऐसे में आप अपने घर वालों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आरती की थाली लेकर आए और आपकी आरती उतारे और आपसे कहे कि बेटा आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप अपनी गलती मानकर उनसे सॉरी कहते तो क्या हो जाता। वो आपसे बड़े हैं, उन्हें आपको डांटने का पूरा हक है। लेकिन आप तो उन्हें सॉरी कहने के बजाय उनसे लड़कर, गुस्सा होकर, मुंह फुलाकर यहाँ रूम में आकर बालकनी में खड़े हो। आरोही की बात सुनकर अंशु से गुस्से से घूरने लगा। अब क्या होगा इन सब की लाइफ में आगे, जानने के लिए स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।